सफल रहने का कारण क्या था? क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुई। एक तरफ तो भारत ने इतिहास, पुरातत्व और शिक्षा पर जितना काम किया, जितना धन खर्च किया, उतना पाकिस्तान ने तो 1% भी नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान ने तो आतंकवाद पर अपना धन ज़्यादा खर्च किया था और यही कारण है कि वो इन क्षेत्रों में पिछड़ता चला गया। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो पर क्या चर्चा है वर्तमान में, या वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है, उस पर बात करें। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम A to Z डिटेल से बात करेंगे। मैंने यहाँ कुछ सन लिखे हैं 1922, 32, 73, 75, 79, 80, 2011, 12। अब इसके बीच में देखे जाए तो 1996 और 1997 का साल भी आता है, लेकिन हम उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद 2011 और 12, उसके बाद में 2014 और उसके बाद में सबसे अंत में जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो 2017 की, आज से 5 साल पहले की। अब 1922 में क्या हुआ था, हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। और खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, इस बात को भी हम जानते हैं। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी जानते हैं। उसके बाद 1932 का क्या महत्व है? 1932 में इस बात का ध्यान रखें कि पाकिस्तान में एक सक्खर शहर है, सक्खर, ठीक। इस सक्खर शहर में, और ध्यान रखना ये सक्खर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है या पश्चिमी तट पर है, इस बात को ध्यान रखिए। और सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर ये सक्खर शहर स्थित है और ये सिंध प्रांत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान का 14वां सबसे बड़ा शहर है, इस बात को ध्यान रखिए। अब सक्खर प्रांत में एक बांध बनाया गया। कब बनाया गया? 1932 में। और उसमें भारत और पाकिस्तान और ये बांग्लादेश क्या थे? एक साथ थे। इवन बर्मा, म्यांमार भी क्या था? भारत का ही अन्य था उस समय की। और बर्मा अलग कब हुआ था? 1935 में। अब सक्खर में एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या था? जो लोयड बांध। क्या नाम था? लोयड बांध। अब इस बांध से, लोयड बांध से नहरें निकाली गई और ये नहरें कहाँ लाएगी? सिंध प्रांत में, यानी कि सिंधु नदी से सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया। कब किया गया? 1932 में, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ? इस सिंचाई प्रणाली का थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। क्या हुआ कि ये जो सिंध प्रांत था, और सिंध प्रांत में खास करके मोहनजोदड़ो के आसपास के जो इलाके थे, वहां भूगर्भिक जल में लवणता की मात्रा बढ़ने लगी। भूगर्भिक जल में लवणता की मात्रा बढ़ने लगी धीरे धीरे करके। अब इसका क्या प्रभाव हुआ? अब लवणता की वजह से मोहनजोदड़ो जो साइट है, मोहनजोदड़ो जो स्थल है ऐतिहासिक, उसमें क्षरण होने लगा, ठीक। अब देखेंगे क्या इसके नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं क्षरण के। 1973 में एक मोहनजोदड़ो सम्मेलन होता है। अब इस बात का ध्यान रखिए, 1973 में हो रहा है। क्या हो रहा है? मोहनजोदड़ो सम्मेलन, ठीक। और ये सम्मेलन को आयोजन करता कौन है? सम्मेलन का आयोजन करता था यूनेस्को। कौन है भी? वो यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, एक संगठन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इस बात को ध्यान रखिए। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मोर्टिमर व्हीलर ने। मोर्टिमर व्हीलर एक विख्यात इतिहासकार है। और इसके संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक थे जापान के राजकुमार, जिनका नाम क्या था? ताकाहितो मिकासा। ताकाहितो मिकासा इसकी इस सम्मेलन के संरक्षक थे। अब इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि ताकाहितो मिकासा ने इस सम्मेलन में एक भाषण दिया। और भाषण में क्या बोले कि मोहनजोदड़ो पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण विरासत है। अब ये तो बेचारे कह बोल के चले गए, भाग गए अपने देश में, लेकिन समस्या किन पे आई? गाज किन पे आई? पाकिस्तान के इतिहासकारों पर, पाकिस्तान के पुरातत्वविदों पर। क्यों? क्योंकि उनको संरक्षण तो करना पड़ेगा। अब उनको वहाँ सर्वेक्षण और जांच पड़ताल या उनकी अन्य कार्यवाही तो करनी पड़ेगी। तो दिक्कत कहाँ आती है? ये कह के चलेगी। उसके बाद 1975 में मोहनजोदड़ो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और अध्यक्षता कौन करता है इसकी? जुल्फिकार अली भुट्टो करता है। जुल्फिकार अली भुट्टो करता है। कौन से सम्मेलन की? मोहनजोदड़ो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और इसमें जो मुख्य शीर्षक होता है वो होता है सिंध थ्रू दी सेंचुरीज। सिंध थ्रू दी सेंचुरीज, यानी कि शताब्दियों तक सिंध की क्या स्थिति रही है, इसके ऊपर चर्चा की जाती है और उनमें मोहनजोदड़ो पर भी चर्चा होती है, ठीक।
उसके बाद में 1979 की बात करें तो 1979 में यूनेस्को एक मिशन, एक प्लान चलाता है जिसका नाम क्या होता है, सेव मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो को बचाओ। इस प्रकार का एक अभियान, इस प्रकार की एक योजना कौन तैयार करता है, यूनेस्को करता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, 1947 से 1979 आ गया, यानी कि लगभग 32 साल निकल गए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मोहनजोदड़ो को का संरक्षण कर सके। पाकिस्तान की सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मोहनजोदड़ो का संरक्षण कर सके। अभी तक संरक्षण और ये जो देखभाल का काम है, इसके ऊपर रिसर्च का काम है, इसके ऊपर सर्वेक्षण का काम है, इसके ऊपर खुदाइयों का काम है, वो कौन कर रहे हैं, विदेशी लोग ही कर रहे हैं। मोर्टिमर व्हीलर, ताकेतो मिकासा और माइकल जैनसन और भी जैसे डी टोसी, बहुत सारे इटालियन लोग भी है। ये सारे लोग इनके ऊपर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार के पास अभी तक भी पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा तो सारा किसके पास है, आतंकवादियों के पास है, या आतंकवादियों पर खर्च करने के लिए पैसा उनके पास। अब 1979 की बात करें, ठीक, और अभी प्लान दे दिया, लेकिन प्लान दे तो दिया, आगे जाके पूछा कि भी प्लान तो बना दिया, आपके पास कुछ है क्या प्लान को लागू करने के लिए? सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप भी कुछ करो। तो इस वजह से 1980 में यूनेस्को ने फंड जारी किया, यूनेस्को ने फंड जारी किया, और इस फंड में सबसे ज्यादा जो अंश है, सबसे जो ज्यादा योगदान है वो किसका, जर्मनी का है, उसके बाद किसका है, जापान का है। यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को संरक्षण देने के लिए जिस फंड की स्थापना की, उस फंड में सबसे ज्यादा योगदान जर्मनी का और उसके बाद किसका है, जापान का। इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात हो, इस फंड में पाकिस्तान का न के बराबर योगदान है। 1980 की बात होगी। अच्छा, 1996 तक, यानी कि लगभग 16 साल तक ये फंड देते रहे। अब बाद में जाके देखा तो मोहनजोदड़ो तो दस्ता ही जा रहा है, यानी कि उस फंड का कोई उपयोग ही नहीं है, भ्रष्टाचार में वो चला गया पैसा। तो अब यूनेस्को ने उस पैसे को रोक लिया 1996 में। 1996 में यूनेस्को उस पैसे को रोक लेता है, और रोकने के साथ ही मोहनजोदड़ो का जो संरक्षण कार्य था वो अटक जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर यूनेस्को फिर रहम करता है, 1997 में फिर वो फंड जारी करता है, और फंड कब तक जारी रहता है, 2011 तक जारी रहता है। इस बात को जाना, 1997 से 2011 की 15 साल तक फिर वो फंड जारी रहता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो सरकार थी, पाकिस्तान की जो केंद्रीय सरकार थी, वो कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाती, और लास्ट में हार तक तंग होकर कि वो इसके संरक्षण कार्य को किसे सौंप देती है, तो अपनी राज्य सरकार को सौंप देती है। और राज्य सरकार कौन सी, सिंध प्रांत की सरकार को। सिंध प्रांत की सरकार 2011 में मोहनजोदड़ो के संरक्षण का कार्य अपने हाथ में ले लेती है। इस बात को ध्यान रखिए। 1947 से 2011 आ गया, 53 और 11 64 साल निकल गए। मोहनजोदड़ो बेचारा दस्ता ही जरा खत्म होने के कगार पे ही है। कब की बात करें, 2011 की बात करें, ठीक। आ जाओ 2011-12 2011-12 में बात की तो सिंध प्रांत सरकार व इतिहासकारों के अनुमान, ये मैंने बिंदु लिखा है, इसमें क्या है कि 2011 में मोहनजोदड़ो के संरक्षण का कार्य किसके पास है, सिंध प्रांत के पास है। ये तो बात कंप्लीट। वह इतिहासकारों के अनुमान अब क्या हो गए, 2011 से पहले इतिहासकारों के क्या दृष्टिकोण था, और 11 के बाद में क्या दृष्टिकोण हो गया, थोड़ा देखिए। 2011 से पहले यूनेस्को या पाकिस्तान की सरकार बस कुछ छिटपुट काम कर तो रही थी, लेकिन जरूर कर रही थी। 2011 से जैसे ही सिंध सरकार ने ये हाथ में लिया तो काम बिल्कुल ही अटक गया। नलकूप लगाएंगे, अलग अलग स्थायी ऐसे नलकूप लगाएंगे जो लवणीय जल को निकालने का काम करेंगे। आपको हैरानी होगी, वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि नलकूप तो लगा दिए, लेकिन नलकूप लगाने के बाद यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, ये नलकूप चलते ही नहीं है। यानी कि उनमें टेक्निकल, उनमें अन्य सारी कई सारी तकनीकी समस्याएं थी, या उनके ऊपर काम करने वाले कोई नहीं थे। नलकूप लगा दिए, पैसे खर्च कर दिए, वो पैसे कहाँ चले गए उसका कोई आगे ब्यौरा नहीं है। तो 2011 में सिंध सरकार के पास आने के बाद उसमें बिल्कुल ही मतलब काम को एकदम भ्रष्ट तरीके से करना शुरू कर दिया। और 2012 में इतिहासकार क्या बोलेंगे, 2012 में इतिहासकार बोलेंगे कि अगर संरक्षण का काम इसी तरीके से चलता रहा तो 2030 तक दुनिया के नक्शे पर मोहनजोदड़ो का नाम निशान नहीं होगा। 2012 में मोहनजोदड़ो का नाम निशान नहीं होगा, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान था 2012 में, आज से 10 साल पहले। और किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इस बात को ध्यान रखिए, उसके बारे में अब चर्चा हो रही है, और ये कहाँ अवस्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 2014 की।
सिंध महोत्सव। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक महोत्सव आयोजित किया जाता है जिसका नाम होता है सिंध महोत्सव, और ये 2014 में हुआ था। और 2014 में इस सिंध महोत्सव की अध्यक्षता किसने की थी? बिलावल भुट्टो ने की थी। किसने की थी? बिलावल भुट्टो ने। अब ध्यान रखना, जब इस सम्मेलन की घोषणा की गई तो उसके बाद वहां पर मोहनजोदड़ो जो साइट थी, वर्तमान जो साइट है, ऐतिहासिक साइट है, उस पर जाकर के मजदूरों ने टेंट लगाना शुरू कर दिया, जो हथौड़ी मारने शुरू कर दिए, बड़ा जोर जोर से हथौड़ी मारने शुरू कर दी। अब एक तो जब इतिहासकार पुरातत्वविद काम करता है तो बड़े सूक्ष्मता से बारीकी से काम करता है कि कोई अन्य पुरावशेष को क्षति ना पहुंचे। और वहां पे तो हथौड़े चल रही है, बड़े बड़े सिस्टम हो रहे, टेंट लगाए जा रहे हैं, बैठने की व्यवस्था की जा रही है, स्टेज बनाया जा रहा है, ये सारी तमाम कार्य की जा रही है। तो इस काम को देख करके एक व्यक्ति था फरजान मसीह, ठीक, फरजान मसीह का दिल पिघला। उसने जाकर के सिंध हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी, एक याचिका दायर कर दी कि साहब मोहनजोदड़ो एक विकसित सभ्यता का स्थल है और सबसे बड़ा स्थल है, और वहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर के इतना बड़ा लेवल का काम नहीं कर सकता। इवन वहां तो कील भी नहीं ठोकी जा सकती। ये आप तो इतना बड़ा काम करो, टेंट लगा रहे हो और थोड़े दनादन मार रहे हो, वहां पे आप एक छोटी सी कील नहीं ठोक सकते। याचिका दायर की गई, सिंध हाई कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला भी दिया। इतिहासकार सड़क पे आ गई, शिक्षक सड़क पे आ गई, वो प्राचीन स्मारकों के संरक्षण की बात करने वाले सड़क पे आ गई। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ये देखिए विडंबना देखिए, वहां पर 2014 में सिंध महोत्सव आयोजित होता है और सफलतापूर्ण आयोजित होता है। इतिहासकार, शिक्षक, समाज सेवक, ये कहीं जाए कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद 2017 की बात करते हैं। 2017 में फिर एक मोहनजोदड़ो सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 9 फरवरी 2017 को शुरू होता है, 9, 10 और 11, 9 से 11 फरवरी 2017 तक मोहनजोदड़ो सम्मेलन आयोजित होता है। इस बात को ध्यान रखिए। और इस सम्मेलन में एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा माइकल जैनसन। माइकल जैक्सन नहीं है, माइकल जैनसन नहीं है। और माइकल जैनसन, आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि पिछले 50 सालों से ज्यादा ये पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो पर ही काम कर रहे हैं। ये जर्मनी के इतिहासकार और पुरातत्वविद है जिनका नाम माइकल जैनसन है। 2017 में जब ये मोहनजोदड़ो सम्मेलन हो रहा था तो इसमें माइकल जैनसन ने क्या कहा था, आपको हैरानी होगी कि एवरीबॉडी नाउज इजिप्ट बट नोबडी नाउज मोहनजोदड़ो। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति इजिप्ट को जानता है लेकिन कोई भी व्यक्ति मोहनजोदड़ो को नहीं जानता। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान के पाले में जो मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता आई थी, उसका संरक्षण में उसने कोई भी काम नहीं किया। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के साथ उसने जिस प्रकार से भेदभाव खिलवाड़ किए वो बड़ी आलोचना का विषय है। तो माइकल जैनसन ने कह दिया कि मोहनजोदड़ो को कोई व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन भारत की बात करें 1922 से 1947 तक की बात करें तो मोहनजोदड़ो को कितने ज्यादा मतलब एक महत्व दिया जाता था। आज भी हम किताबों में बड़ी गर्व के साथ पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। ये सारी बातें थी मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक। तो मोहनजोदड़ो की क्या स्थिति थी और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति, यानी कि वो लगभग विलुप्ति की कगार पर है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भारत में स्थल है, वर्तमान में जो वर्तमान मोदी सरकार है, वो उन स्थलों के संरक्षण के बारे में क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या घोषणाएं की है। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे।